सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अजय प्रताप सिंह, मेरी वॉइस आप तक आ रही है? जी। सब लोग कॉपी पेन ले लीजिए। कॉपी पेन लेकर के बैठिए। आज आज कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं आप लोग। ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए। और पहले मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, 2 मिनट आपके लूंगा, उसके बाद क्लास शुरू करूंगा। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि, हाँ, कॉपी पेन ले लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब क्वेश्चंस आप लोग करते हो, जैसे मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो लगभग सभी क्वेश्चंस हमने अपडेट किए हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कुछ, मतलब 1 मिनट का समय दो आप। मैं स्क्रीन रोक रहा हूं, 1 मिनट का समय दो आप। देखिए, मैं बात जो करना चाह रहा था वो ये थी कि जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट था उनके डाउट्स मैंने अपडेट कर दिए थे। आपने नोट करना चाहिए उनको और चेक कर लीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये था, मैं आपको दिखाता हूं। एक क्वेश्चन ये था जिसमें आपको डाउट था, वो भी मैंने आपका दूर कर दिया। देखिए, आपको मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूं। जैसे कुछ लोगों का कहना था कि हमने ऑर्डर यही पढ़ा था, तो आपको जानकारी दे देता हूं। जानकारी आप अच्छे से ले लीजिए इस क्वेश्चन की। देखिए, सबसे पहले तो या तो जब डाउट हुआ करे तो आप आपस में या तो सही डिस्कशन करिए, मतलब गलत डिस्कशन कर रहे हो उस पे भी अड़े हुए हो, नहीं यही होगा। तो जब यही होगा तो फिर दूसरे डिस्कशन, सर से डिस्कशन करने का कोई औचित्य नहीं। जब कंफर्म कर लिया तुमने कि यही आंसर सही है तो फिर कोई मतलब नहीं। जैसे करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटीज में आप जाइए तो अधिकतर लोगों का कहना है कि हमारा ये आंसर सही है। आपको जानकारी दे देता हूं, जब हम लोग यहाँ पर पोलर और नॉन पोलर की बात हो रही हो, प्रोटिक की कंडीशन और अप्रोटिक जब होता है, जब यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब अप्रोटिक हो जाता है। और जब यहाँ प्रोटिक लिखा होगा, जब प्रोटिक होगा तो कंडीशन ये अप्लाई होती है और अप्रोटिक में ये अप्लाई होती, इसीलिए ये आंसर सही। जब मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब पोलैरिटी नहीं दी गई है तो इसका मतलब हुआ कि आंसर यही सही है। और पोलैरिटी दी होती तब आंसर ये सही होता है। जब लगने लगता है कि आप ही सही है तो क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं, डिस्कशन हेल्दी होना चाहिए और डिस्कशन में जिद नहीं होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूजन है तो किताब उठाइए, उससे कंफ्यूजन को मिटाइए। गूगल का आंसर आज तक वैलिड ना हुआ है ना होगा। अगर मैं भी कुछ बोलूंगा तो वो भी नहीं माना जाएगा। माना किसी भी बुक की एक ऑथेंटिक जो पुराने राइटर है उन्हीं की बात मानी जाएगी, ये बात आप मान लीजिए। तो रेफरेंस गूगल का लगा करके आप अपने आप को सत्य से सिद्ध करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए उसको आप परेशान उस पर ना हुआ करिए। अपनी आत्मा को आप, जैसे बेसिसिटी का अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो बेसिसिटी का ऑर्डर हमारा कौन सा आपको पता ही होना चाहिए। बेसिसिटी जो होती है, ये वाला ऑर्डर पहला वाला सही था। ठीक, मैंने इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत था तो मैंने आपको सही कर दिया। इसमें देखिए ऑप्शन मैंने यहाँ पर डबल प्रिंटिंग हो गई थी तो इस वाले ऑप्शन को कट करके मैंने ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही कर दिया था। आपको चेक करिएगा, इसको मैंने अपडेट कर दिया। मैंने बोल दिया जब कुछ नहीं देगा जगमोहन जी तो आप प्रोटिक नहीं मानेंगे, अप्रोटिक मानेंगे।
जब नहीं दिया होगा तो अप्रोटिक मानेंगे, नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा तो फिर आंसर आप इसी को सत्य मान करके चलेंगे। ये वाला जो कंडीशन होती है वो ये प्रोटिक में चलती है कंडीशन, इस बात का नोट करके आप रखिएगा। इसके बाद आप चलिएगा नेक्स्ट वाले, इसको मैंने अपडेट किया था। हाँ बोलिए मनु, आपने कहा था सर इसको अपडेट कर दीजिए, मैंने अपडेट कर दिया था। ठीक है, तो इसको भी अपडेशन हो गया था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर पहला सही था, ज्यादा इस पे समय नहीं खराब करना है। ये क्वेश्चन था, इस पर भी बहुत लोगों को डाउट था, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ किस पर डाउट था जी, किस पर डाउट था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन और था जिसपे आपको डाउट था, ये वाला। जैसे अगर अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आए, अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है तो इसका मतलब है, ठीक है, अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का अगर मान लो कहीं पर भी डिफरेंस माना गया, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर चलते हैं तो इसका मतलब है कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम है, कौन ज्यादा स्टेबल है जिसका डिहाइड्रेशन कौन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब हुआ डिहाइड्रेशन किसका मुश्किल होगा, तो मुश्किल में डिहाइड्रेशन इसका होगा, है ना, इस तरीके से, फिर एंड सो ऑन इस तरीके से चलेगा। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना, कहीं पर भी अगर मिसप्रिंटिंग है तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर मिसप्रिंटिंग को अप टू द मार्क करूंगा, लेकिन उस चीज को आप ऑथेंटिक वे में लाइए, ऑथेंटिक वे में लाइए, वो अच्छा लगता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ ये पूछ दिया करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन पूछ दिया, अब यहाँ उल्टा चलेगा, जो ऑर्डर वहां लिखा था वो ऑर्डर अब यहाँ नहीं आएगा, अब ऑर्डर जस्ट पलट जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर चलेगी, यानी कि अब आपने इसमें आंसर दिया होगा, इसमें आंसर आपने दिया होगा डी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिया होगा, डी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिया होगा, फिर सी लिया होगा, फिर बी लिया होगा, फिर ए लिया होगा आपने, यही था ना जगमोहन जी, बताइए अब तो बोलिए कुछ, अब बोलिए ना कुछ। हाँ बेटा क्लास ले रहे, बताओ। अच्छा ठीक, चलो ठीक है, देखिएगा उसमें चेक कर लीजिएगा, ऑर्डर मैच अगर नहीं हो पा रहा होगा जी, मिलाइएगा। स्टेबिलिटी डिहाइड्रेशन किसमें मुश्किल होता है, मुश्किल होता है जी, बताइएगा। इस क्वेश्चन को भी मैंने करेक्ट कर दिया था, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन था तो इस क्वेश्चन को मैंने करेक्ट कर दिया था। यहाँ देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन था तो इसमें यहीं पर भाई, यहीं से अगर हम वाटर निकालेंगे तो डबल बॉन्ड तो फिर यहीं पर आएगा ना, यहीं पर आएगा ना, सी डी बी होना चाहिए, सुमित कह रहे हैं सी डी बी होना चाहिए, चलो एक बार और देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अगर आपका कहना है कि सर इसमें सी डी बी होना चाहिए था। चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार अप टू द मार्क करता हूँ, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। ठीक, आपने इसमें जो कंडीशन दी होगी वो कंडीशन आपने एलाइलिक वाली दी, विनाइल देन एलाइल, मतलब इसमें आपने कौन सी कंडीशन से इसका आंसर दिया है, बताइए सुमित जी। खैर कोई नहीं, अच्छी बात है जी, बताएं सुमित जी। हाँ होना चाहिए, रीजन बताइए, होने का रीजन बताइए, अगर आप कह रहे हैं तो आपकी बात को हम मानते हैं, रीजन बताइए तब हम कुछ बताएं आपको। कॉन्जुगेशन जी, तो जहां कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, सी में एरोमेटिक है, इसमें एरोमेटिक है ही नहीं, नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है ही नहीं, नंबर वन। कॉन्जुगेशन ज्यादा है, ये सुमित सही है, बिल्कुल सही है, कॉन्जुगेशन की कंडीशन ज्यादा है, ये बिल्कुल आपकी बात सुमित सही है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज नोटिस करिएगा जी, अब आप देखिएगा, चलिए ठीक, रेजोनेंस, अब जिसमें ज्यादा, सुमित आप ही की बात पे बोल रहा हूं,
जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगी वो, रुक जाइए, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगी वो कैटायन क्या ज्यादा स्टेबल होगा? बस यही आप आ जाइए, बिल्कुल सही आप जगह पहुंच गए, इसका मतलब आंसर अब मिल जाएगा। यानी कि जिसमें अब आप पूछा गया किसका डिहाइड्रेशन, सुमित समझिएगा, किसका डिहाइड्रेशन आसानी से हो जाएगा, जब इसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा हो गया, कॉन्जुगेशन ज्यादा हो गया, ठीक। जब कॉन्जुगेशन ज्यादा हो गया तो इसका मतलब है इसका कार्बोकैटायन स्टेबल ज्यादा नहीं होगा, कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल नहीं, कार्बोकैटायन एलाइलिक का ज्यादा स्टेबल माना जाता है, ज्यादा। यहाँ पर OH रिप्लेस नहीं कर, अब आप जब OH रिप्लेस करोगे तो यहाँ कार्बोकैटायन जब बनाओगे तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई, इसीलिए मैं इसको डी को आगे लिया हूँ, ठीक है। और इसमें फिनॉल वाले का फिनॉक्साइड आयन जो होगा ये बहुत, मतलब इसका जो है बहुत मुश्किल से होगा कि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन है, हाई कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं, मोर कॉन्जुगेशन है, मोर कॉन्जुगेशन है। तो जो अगर आपने बोर्ड का पीजीटी एग्जामिनेशन का पेपर अगर सुमित आपने देखा हो, जगमोहन जी आपने देखा हो, तो डिहाइड्रेशन कहाँ करा दिया आपने, जिसका डिहाइड्रेशन आसानी से हो जाए, इसका डिहाइड्रेशन आसानी से कैसे करा दोगे आप, थोड़ा सा देखिएगा इस पे आप, ठीक है। ये मेरा कहने का था, अगर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो फिर वो जल्दी डिहाइड्रेट नहीं होगा, जल्दी डिहाइड्रेट नहीं होगा, जिसमें कॉन्जुगेशन कम होगा वो जल्दी डिहाइड्रेट होगा। इसका मतलब है एलाइलिक को हम पहली कंडीशन पर लाएंगे, फिर इसको लाएंगे, फिर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहोगे कि सर इसको ले लेना था, आपको बी को ले लेना था, तो आप ये देख रहे होंगे कि एलाइलिक के बाद इसकी कंडीशन आती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात थी यहाँ पर, बाकी और बात नहीं थी। आपने अपने आप ही आंसर दिया, मैंने नहीं दिया है। हाँ बिल्कुल, इस वाले में जो डाउट था वो आपका कंप्लीट है ना, इस वाले का कोई डाउट तो नहीं था? जल्दी बताइए फिर आगे बढ़े सुमित, इसमें डाउट तो नहीं था? खैर कोई नहीं, आप डिस्कशन करिए, घबराइए नहीं कतई, डिस्कशन करिए और आराम से करिए। क्वेश्चन नंबर नहीं आ पाएगा। इसमें क्या डाउट था बताओ सुमित, इसमें क्या डाउट था, जल्दी बोलिए। इसमें क्या डाउट आ रहा था, बोले। इस वाले में मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा, ऐसा ही एक क्वेश्चन और था उसमें मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा, मिथाइल शिफ्ट यहाँ नहीं होगा, मिथाइल शिफ्ट यहाँ पर होगा। आप क्वेश्चन कंफ्यूज कर गए हैं, इसका आंसर तो यही था। इसमें क्या होगा, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन जाएगा, इसको वाटर को निकालेगा, तो यहीं पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसमें मिथाइल शिफ्ट संभव ही नहीं, इसमें संभव नहीं, लेकिन हाँ एक और था उसमें संभव है मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट ये वाला है ही नहीं, क्वेश्चन में दिखाता हूँ, वो दूसरा है, वो क्वेश्चन दूसरा है, मिथाइल शिफ्ट वाला आने दीजिए, दिखाता हूँ आपको, ये है मिथाइल शिफ्ट, इसमें मिथाइल शिफ्ट होगा। इसमें मिथाइल शिफ्ट होगा, देखो सुमित इसमें होगा, इसमें आंसर आपका अप मार्क करना था, इसमें मार्क करना था, इसमें आंसर ये वाला जाएगा। इसमें मिथाइल शिफ्ट होगा, ठीक है जी, सही है। अब तो मैंने इसको अपडेट कर दिया था, इसको मैंने अपडेट कर दिया था।
जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें इसलिए मिथाइल शिफ्ट नहीं थी क्योंकि उसमें आपने नोटिस किया था कि अगर हम मैकेनिज्म को समझने की कोशिश, चलिए खैर कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन पूछा है तो आपको जवाब दिया जाएगा। अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन पर चले आते हैं, चलिए यहां डबल बॉन्ड अंदर कोई है ही नहीं, इसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दिया हुआ था इसीलिए गलत हो रहा था। 1 2 3 एक चौथा ऑप्शन यहाँ पे था, वो हटा दिया गया है, इसीलिए इसमें गलती हुई है। ठीक है, फिलहाल आंसर यही है ना, आंसर यही था इसका, यही आंसर था ना, बताइए आप लोग, जल्दी डिस्कशन कर लीजिए फिर आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे एक होती जिद, आपका नाम क्या है, आपका नाम मैं बता रहा हूं, चयन। आपने लिखा है सर पैरा एल्डिहाइड वाला बता दो। एक बार एनसीईआरटी उठा करके अगर आपने देखा होता तो आप शायद ये क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन अब आपने पूछा है तो जवाब आपको दिया जाएगा। देखिए आपको बताएंगे, जब भी आप, जैसे आपने पूछा सर फॉर्मेल्डिहाइड को अगर हम लोग 3 रिएक्शन बताई थी मैंने, ठीक है 3 बताई थी फॉर्मेल्डिहाइड की कंडीशन में, मैंने 3 रिएक्शन बताई थी। मन्नू बता पाओगे क्या बताई थी मैंने, बता पाओगे क्या बताई थी, याद है आपको? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। अगर पहले तो उसे रूम टेम्परेचर पर रखते हैं लंबे समय तक, ठीक, एक तो कंडीशन मैंने ये बताई थी। दूसरा उसको जो है हम लोग थोड़ा गर्म कर लेते हैं, एक कंडीशन आपको ये बताई थी जी। अब दूसरी चीज है 3 कंडीशन, फॉर्मोज शुगर बताई थी, बताओ आप ही बताओ, आप ही से पूछूंगा। फॉर्मोज शुगर बताई थी कब बनेगी, दूसरा पूछा था कि पैराएल्डिहाइड कब बनेगा, तीसरा पूछा था मेटा एल्डिहाइड कब बनेगा। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग इसे हीट करते हैं लगभग 373 पर, 373 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर देते हैं, हीट कर देते हैं, ठीक है 373 पर, तो पैराफॉर्मेल्डिहाइड बनता है, पैराफॉर्मेल्डिहाइड बनता है। याद करिए, रिएक्शन भी बताई थी मैंने, HCHO करके, याद आए N, और यहाँ पर HCHO, HCHO की होल N, ये बताया था, याद आया, याद आया, ये है पैराएल्डिहाइड, पैराएल्डिहाइड, ठीक। और अगर हमने 6 मॉलिक्यूल लेकर के इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइज कराया तो फॉर्मोज शुगर था, फॉर्मोज शुगर था। और अगर हम लोगों ने HCHO को 3 मॉलिक्यूल लेकर के इसे हमने हीट करके रख दिया, मतलब रूम टेम्परेचर पर रख दिया, इसे अलाउड टू स्टैंड कर दिया, तो आपका मेटा एल्डिहाइड था, मेटा एल्डिहाइड। जैसे बोले सर इसमें पैरा एल्डिहाइड बनता है, इसमें ये क्वेश्चन गलत है, एक ये जवाब होता है। आपको बता देता हूं क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, इस लेवल पर जाकर के, इस लेवल पर सुमित समझिएगा क्या होता है। एक, जैसे किसी ने हमसे पूछा कि सर ये आपने गलत कर दिया, ये मेटा एल्डिहाइड नहीं होगा, ये पैरा एल्डिहाइड होगा, ठीक। तो अब मैं क्या जवाब दूं आपको, मैं जवाब ही नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आपने तो फाइनली कर दिया सर पैरा एल्डिहाइड होगा, आप गलत हैं, ये तो आपने बोला। अब मैं आपको क्या कोई जवाब देने पर मेरे बचा ही नहीं। एक होता है सर इसको बता दीजिए, ये क्वेश्चन डाउट है, ये एक जेन्युइन, अब आप आंसर ही दे रहे हैं सर ये तो पैरा एल्डिहाइड होना चाहिए, तो ये मेटा था। मैंने पूछे क्वेश्चन रूम टेम्परेचर बोला था, तो थोड़ा सा पहले कॉन्फिडेंस तब अच्छा लगता है जब आप लोग थोड़ा बुक उठाइए, एक बार बुक से कंफर्म कर लीजिए। जैसे आपने बोला सर ये मिथाइल शिफ्ट होगा, हमें लगा यार गलत है, सही होना चाहिए था, तो ये चीज पहले होना चाहिए, ठीक। तो पहले जब कंफर्म कर दोगे कि सर यही क्वेश्चन का आंसर, तो फिर मुझे मेरा मजा नहीं आएगा, मेरे अंदर यार लगेगा यार तो कंफर्म ही कर दिया इनने। चलिए अब आपने एक पूछा था सर, क्या नाम है इनका, जगमोहन जी, बारबिट्रिक एसिड जो है वो ल्यूमिनल और बारबिट्रिक एसिड वाला कंफ्यूजन था आपको, ल्यूमिनल और बारबिट्यूरिक एसिड का था। हाँ वो क्वेश्चन जेन्यून है, वो क्वेश्चन जेन्यून है कि ल्यूमिनल भी छप गया था उसमें, क्या क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, वो जेन्यून है, वो जेन्यून है, दोनों लिख गई थी शायद, मुझे दिख नहीं रहा कहीं पर, चलिए खैर कोई बात नहीं। तो ये थे डाउट, बहुत ज्यादा डाउट तो नहीं थे जहां तक मैं उम्मीद समझ रहा हूं, अगर होंगे तो 8 से 5 डाउट थे।
लेकिन पेपर का लेवल मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, पेपर का लेवल आपको अच्छा लगा होगा। इसी रेंज का पेपर आता है, इसी रेंज का पेपर आता है, तो अब आप बिल्कुल कंफर्म होकर के रहिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, अब ये वाला जो टेस्ट है, ये वाला टेस्ट हम आपको अपने ही क्वेश्चन पेपर से देंगे। ठीक है सुमित जी, जो टेस्ट हमारा है, अब कौन सा टेस्ट है वो जानिए। अब हमारा टेस्ट है, इसके बाद रिवीजन का बताइए, रिवीजन का स्लॉट हमारा क्या है, याद है आपको? रिवीजन का स्लॉट याद है आपको? नहीं याद है? हमें तो ध्यान नहीं आ पा रहा है, इस बैच में बताया था, हाँ ये है। अब हमारा स्लॉट है 20 मई को, 20 मई को ये वाला स्लॉट है, नोट करिए सब लोग। स्पेक्ट्रो हाइड्रो पॉलीन्यूक्लियर फोटोकेमिस्ट्री पेरीसाइक्लिक में मान के चलो 1-2 क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। पेरीसाइक्लिक में केवल 1 और 2 क्वेश्चन देंगे। सोप डिटर्जेंट नहीं देंगे, लगभग ना के बराबर देंगे। मेनली इन पर फोकस होगा, मेनली इन पर फोकस होगा हमारा। ठीक, सीमा मैंने पेरीसाइक्लिक की वीडियो इसी में डाल दी उद्देश्य बैच में, एक बार देख लो, उसे बहुत ज़्यादा नहीं है पढ़ा, चलिए किसी भी समय कल करा दूंगा। पेरीसाइक्लिक 10 मिनट का काम है, कोई दिक्कत। पेरीसाइक्लिक लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा, 1 या 2 क्वेश्चन दूंगा इसमें से, 2 मान लीजिए, बहुत ज़्यादा 2 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है, बता देंगे। इसको प्रिपरेशन करना है। पेरीसाइक्लिक सिलेबस में नहीं है? अच्छा, चलो आप एक बार सिलेबस देखना है कि नहीं, सिलेबस में है। पेरीसाइक्लिक में डाइयल सेल्डर रिएक्शन आती है, नहीं आती है? अच्छा, डाइयल सेल्डर सुमित किस में है? डाइयल सेल्डर रिएक्शन सुमित किस में है, ये बताओ। चलिए, आती है ना, ठीक। तो जब पेरीसाइक्लिक में है तो फिर इसका मतलब पेरीसाइक्लिक सिलेबस में है। चलो खैर, अब मैं आपसे पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं आप। चलिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक पूछता हूं कि इन 2 कंपाउंड में नंबर 1 डायरेक्ट पूछूंगा, बताइएगा। हाँ लगाएंगे, लगाएंगे, वो टेस्ट लगा देंगे। चलिए, अब ये बताइए, वो तो अलग क्वेश्चन हो गया कि कौन देता है कौन नहीं देता है, वो बात अलग हो गई। ये बताइए, इसका IUPAC नेम बताइए। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इनके IUPAC नेम बताइए आप फटाफट। बस चलिए, छोड़िए, बातें हो गई जो होनी थी। IUPAC नेम एक इसका बता दीजिए, एक IUPAC नेम इसका बता दीजिए, एक IUPAC नेम इसका बता दीजिए, जल्दी से फटाफट। ये आपका वेरी गुड, ये एजोल हो गया, ये एजोल हो गया, ये एजाइन हो गया। ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसका नाम बता दीजिए, केवल इसका नाम बता दीजिए कि ये कंपाउंड, ये तीनों ही आते हैं PGT में, ये तीनों ही आते हैं, इसका नाम बता दीजिए जी, केवल इसका नाम बता दीजिए। इसको हम लोग पिपराइडीन के नाम से जानते हैं, और एक नाम और बताया था हमने, परहाइड्रेजीन भी बताया था, पिपराइजीन और परहाइड्रेजीन। ठीक है, एक तो पिपराइडीन है, पिपराइडीन बोलते हैं, और परहाइड्रेजीन भी बोलते हैं, इसको नोट कर लो कहीं पर, परहाइड्रेजीन बोलते हैं। शाबाश, वेरी गुड। हम इन्हीं में से सब क्वेश्चंस बना करके कल जो 20 तारीख को टेस्ट है उसमें से देंगे, उसमें से देंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये बताओ, अगर हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इसमें बेसिक ज़्यादा कौन सा है? मोर बेसिक बताइएगा कौन है, मोर बेसिक, मोर बेसिक। आपके सामने ऑप्शन दे रहा हूँ, एक तो ये आपका पायराडीन है,
दूसरा ऑप्शन आपके सामने एनिलीन है, एनिलीन है, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने पायरोल है। इसमें से मोर बेसिक कौन है? मोर बेसिक बताइए भैया जी। ए, बी और सी, इनमें से मैं ए को, आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर ए होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? ए होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब ऑर्डर अगर पूछा जाए तो आप इन दोनों में इसका तो डिलोकलाइजेशन में चला जाएगा, मतलब अगर ऑर्डर लगाना पड़े तो सबसे ज्यादा बेसिक ए होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा बेसिक यहाँ पर ये मोर बेसिक हो जाएगा, ठीक। उससे कम ये आएगा, सबसे कम इसका इसका रिंग डिलोकलाइजेशन में ये लीस्ट बेसिक माना जाता है, लीस्ट बेसिक माना जाता है, ठीक। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये लीस्ट बेसिक है। तो अगर ऑर्डर देखा जाएगा तो मोर में ऐसे आएगा ऑर्डर, ये ऐसे आएगा, इसलिए कंफ्यूजन ना लगाओ अपना, ये बीच में नहीं डाल पाओगे क्योंकि ये एसिडिक माना जाता है, ये एसिडिक माना जाता है और ये बेसिक माना जाता है, ये बात नोट करो। अगर रिएक्शन पढ़ी होगी तो फिर आपने ये जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। याद आया? कुछ नहीं आया याद? ठीक है। ये बताओ कि अगर हम आपसे कहें जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फ्यूरॉन एक दिया हुआ है, फ्यूरॉन दिया हुआ है एंड पायरोल, फ्यूरॉन एंड पायरोल में से कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है? फ्यूरॉन और पायरोल में कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है जी बताइएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा इसमें से? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा? जल्दी जल्दी बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा जी? आप बताएंगे कैसे? पायरोल करेगा, बिल्कुल सही बात है, पायरोल करेगा, निश्चित तौर पर करेगा। यहाँ पर N हो गया, यहाँ पर H हो गया, इस तरीके से, यहाँ पर डॉट 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 N हो गया, यहाँ H ऐसे कर लो, फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे, ठीक है। ये पायरोल करेगा आपका, ये यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ, पायरोल। समझ में आई बात आपको? नहीं, यहाँ पर मैंने लिख दिया पायरोल, यही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। कौन सी? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, IMBH। समझ गए? कोई बात नहीं, हाँ डी, अच्छी बात है, और ये इनसे तो मैं सीख लेता हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन ये एक्चुअली में क्या होता है, ये जिद्दपन खतरनाक हो जाता है, और कोई बात नहीं। ये जिद्दपन इसलिए खतरनाक हो जाता है कि सिलेक्शन रोक देता है, जिद्दपन सिलेक्शन रोक देता है, क्योंकि हमें सिलेक्शन में आंसर चाहिए, वहाँ PhD नहीं चाहिए, आंसर चाहिए वहाँ PhD नहीं चाहिए होता है जनाब, और कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये बताओ कि इसमें कौन पोजीशन एक्टिव होती है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कौन सी पोजीशन ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है? जैसे मैंने ये यहाँ पर कोई भी कंपाउंड लिया है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हम पायरोल ले, चाहे फ्यूरॉन ले, कुछ भी लेते हैं, N ले लेते हैं, चलिए NH ले लेते हैं, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसका इलेक्ट्रोफिलिक, जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पर होता है? यहाँ पर पोजीशन कौन सी ज्यादा एक्टिव है जी बताइएगा। पोजीशन कौन ज्यादा अल्फा पोजीशन है? वेरी गुड, शाबाश, अल्फा पोजीशन है। कौन सी पोजीशन अल्फा होती है? यानी कि पोजीशन नंबर ये अल्फा होती है, ये अल्फा होती है, और ये वाली पोजीशन बीटा होती है, बीटा। सही लिखा मैंने पोजीशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो कहाँ पर होता है? इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है वो अल्फा पोजीशन, अल्फा का मतलब हुआ पोजीशन नंबर आपकी 2 और 5, यही मानी जाती है। और क्योंकि इसके रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबलाइज होते हैं एज कंपेयर टू बीटा, बीटा के रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं होते। रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर आप बताएंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दीजिए। हम मेन बातें डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी के लिए आप पढ़िएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। और भाई देखो, मैं तो ये मान के चलता हूँ, इसलिए मैं टाइट कभी कभी बोलता हूँ, वो इसलिए बोलता हूँ कि आप सीखिए और आपका सिलेक्शन हो, ये मेरा उद्देश्य है। अगर आपके दिल पर लग गई बात
तो सिलेक्शन नहीं ले पाओ। दिल पे नहीं लीजिए, दिमाग पर लीजिए, दिमाग पर लीजिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा होगा हमारा पायरोल, पायरोल हो जाएगा, फिर आपका फ्यूरॉन हो जाएगा, फिर आपका थायोफीन हो जाएगा, थायोफीन, और लास्ट में हमारा बेंजीन हो जाएगा। पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफीन, ये तीनों ऑर्डर में, लास्ट में हमारा बेंजीन। फ्यूरॉन जो होता है वो लेस रिएक्टिव माना जाता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर थोड़ा कम देर के लिए एकोमोडेट करता है। ठीक है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में पॉजिटिव उस पर नहीं आता है, नाइट्रोजन पर ज़्यादा पॉजिटिव आ जाता है, इस पर ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ पाता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगर हम इसकी रीमर टीमन रिएक्शन करा दें, ज़्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। हमें ये बताओ, अगर मान लीजिए हमने ये पायरोल लिया, इस पायरोल पर देखो, अब कुछ लोग गुस्सा हो गए होंगे, वो ले लो यार अनु सर ने मेरा लिए ऐसा कह दिया, तो मैं तो भैया ओपन माइंडेड आदमी, देखो सुमित मुझे जानते हैं, ये सब जानते हैं, मुझे पुराने हैं ये सब मेरे साथी, ये सब जानते हैं, अनु सर दिल बिल्कुल खोल के बात करते हैं, अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि इसीलिए मेरी ब्लड वेसल्स साफ रहती है, ब्लड वेसल्स मेरी साफ रहती है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओगे? यहाँ पर आपका फॉर्माइल ग्रुप लगता है, तो यहाँ हम 2 फॉर्माइल पायरोल बोलते हैं, 2 फॉर्माइल पायरोल बोला जाता है। ठीक है, ये पोजीशन हमारी अटैक करती है जी। मिथाइल नहीं, फॉर्माइल होगा भाई, मिथाइल क्यों हो जाएगा? यहाँ पर मिथाइल क्यों बता रहे हो? ठीक है, अल्फा पोजीशन बोली जाती है। चलो अच्छी बात है। अब आप एक चीज और बता दो मुझे, एक चीज और बता दो, अगर मान लीजिए क्वेश्चन भी संभावित बन सकता है, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन इस बार के लिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 9th, क्योंकि ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बनाता है इसलिए इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ये कंपाउंड है, बताओ भैया, ये कंपाउंड है, इस पर 2H2 लीजिए और बताओ, रेने निकल डाल दो इसके ऊपर, रेने निकल डाल दिए। जैसे रेने निकल डालोगे तो ये कंपाउंड बनता है, इसका नाम बता दीजिए, नेम क्या है इसका? नेम क्या है? THF है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है ना, इसका नाम टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है। इसको जरूर पढ़ करके जाइएगा, इसको जरूर पढ़ लेना, नहीं तो कहानी गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, THF के नाम से जाना जाता है ये कंपाउंड, इसको पढ़ेंगे आप। यानी कि हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताते हुए चल रहे हैं, जिससे कि आपका भला हो जाए और आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाए तो कंडीशन बनी रहे कि नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ऐसा कर दूं, पंकज बताओ, अजय आप बताओ, अच्छा चलो छोड़ो, अजय आप बताओ, ये हमारे पास में फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन, हम क्या इसके ऊपर डालें यहाँ पर कि हमारा ये पायरोल बन जाए? कौन बताएगा? पायरोल बन जाए, पायरोल बन जाए, ठीक। और क्या हम डाल दें इसके ऊपर कि हमारा थायोफीन बन जाए, थायोफीन बन जाए? अब बताओ यहाँ पर इसको ए बताओ क्या होगा, यहाँ बी बताओ क्या होगा? ए और बी में दोनों जवाब दीजिए, ए और बी जवाब दीजिए बस। ए क्या होगा, ए और बी क्या होगा? ए अमोनिया होगा और Al2O3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ए जो है वो NH3 होगा Al2O3 की प्रेजेंस में। ठीक है, और यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन होगा ये फास्फोरस का सल्फाइड होगा, तो P2S3 भी ले सकते हो, S5 भी ले सकते हो, दोनों में से, लेकिन P2S5 ज़्यादा लिया गया है, इसके साथ में इसे हीट कर देते हैं। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, H2S की जगह आप P2S5 लीजिएगा, जो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि एस एरोमेटिक करेक्टर ज़्यादा किसका होगा? 11 में एरोमेटिक करेक्टर, ये क्वेश्चन पीजीटी में आया था, एरोमेटिक करेक्टर याद होगा सुमित, याद है? प्रीति वर्मा, प्रीति सक्सेना, एरोमेटिक करेक्टर ये हमारा है आपका पायरोल, ये है थायोफीन और ये है फ्यूरॉन।
एरोमेटिक करेक्टर मोर किसका होगा? मोर, मोर थायोफीन का होगा, सबसे ज्यादा थायोफीन, उससे बताइए सबसे ज्यादा थायोफीन का हो गया। फिर किसका आएगा? पायरोल का आएगा। पायरोल का आएगा जी। फिर किसका आएगा? प्यूरॉन का आएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, रीजन बताओगे? देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर देखिए आप, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होने से ये लूजली बॉन्डेड रहेगा, डीलोकेलाइज आसानी से हो सकता है ना, डीलोकेलाइज आसानी से होगा, डीलोकेलाइज आसानी से होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम है जी। उसके बाद अगर आप पायरोल का लेंगे तो नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर कम है। फ्यूरॉन का टाइटली हेल्ड है मामला, फ्यूरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होने की वजह से टाइटली हेल्ड हो जा रहा है, तो ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़िएगा इसमें। और एक चीज़ और बताइए, आज एक कन्फ्यूज़न भी मैंने नोटिस किया, अभी आपने ग्रुप में डाला था, वो कन्फ्यूज़न भी मिटा देता हूँ। आप हमसे डिस्कशन करिए, अच्छा लगेगा आपको अच्छा लगेगा। जैसे अगर पूछा जाए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रिएक्शन कौन सी है, देखो लोगों ने उस क्वेश्चन को उससे मैच करा दिया, पता नहीं कैसे कंफ्यूजन करते हो यार। मैंने क्वेश्चन मुझे अभी भी अच्छे से याद है, मैंने पूछा था ये कौन सी रिएक्शन है, तो आपने आंसर दिया था, आज सुबह में याद करो, तो आपने आंसर दिया था सर ये चीची बाबिन रिएक्शन है, तो आपने आंसर दिया था सर ये चीची बाबिन रिएक्शन है। मैंने तुरंत क्वेश्चन दूसरा दागा कि न्यूक्लियोफिलिक का एग्जाम्पल बताओ, न्यूक्लियोफिलिक का एग्जाम्पल बताओ, तो आपने कहा, मैंने ये बोला था चीची बाबिन इसी का एग्जाम्पल है, बताओ हाँ और ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का चीची बाबिन एग्जाम्पल है या नहीं है? यस और नो? यही बोला था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे मैच करवा दिया बीटा वाली कंडीशन से। उससे पहले मैंने पढ़ाया था, अब देखो यही होता है, मैं अब टीचर बोर्ड पर, जैसे क्या है, मान लीजिए मनु समझो, जैसे टीचर को आपको रॉन्ग साबित करना हो तो कैसे साबित करेंगे? क्लास में बच्चे करते हैं, कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ऐसे करते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ लिखा Kc इज इक्वल टू, जैसे एक रिएक्शन, देखो टीचर को रॉन्ग कैसे साबित किया जाता है, ऐसे जैसे टीचर ने लिखा N2 प्लस 3H2, क्लास में ही बच्चे करते हैं ना खूब, आपके भी साथ होता होगा, ये ऐसे लिखा, ठीक है, मैंने रिएक्शन सही लिखी, मैंने लिखा Kc इज इक्वल टू NH3 की पावर 2, NH3 की पावर 2 अपॉन N2 और H2 की पावर 3, ये मैंने लिखा, सही है। हुआ ये, धोखे से जब मैं क्लास से बाहर गया तो ये धोखे से मिट गया, जब ये धोखे से मिट गया तो अगला टीचर आया जो पढ़ाने, वो फिजिक्स का टीचर था, और फिजिक्स के टीचर को इतनी केमिस्ट्री तो आती ही होती, बोले अरे तुम्हारे सर ने तो यार गलत पढ़ा दिया, ये ऐसा ही होता ही नहीं है। अब बच्चे बेचारे इतने हिम्मत नहीं होती बोल पाए, तो ऐसा कभी कभी होता है कि लिखना कहीं और होता है, लिख कहीं और जाता है। ऐसे कंफ्यूजन डाउट के चक्कर में ना फंसा करिए, समझाते समय कहीं भी पता लगा हम समझाने लगे, उसको वहीं से लिंक कर दिया, तो वहां से लिंक नहीं हो सकता है वो। तो ये न्यूक्लियोफिलिक का एग्जाम्पल है, चीची बाबिन रिएक्शन भी उसी का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि इलेक्ट्रोफिलिक कहां पर होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब पोजीशन नोट कर लीजिए, ये हमारे पास में है, बताइए इसका नाम पायरिडीन है, सही कह रहे हो, पायरिडीन है, बच्चे क्लास के मजा लेते हैं पूरी तरीके से, ये पायरिडीन है। अब इसको हम बोलते हैं पोजीशन नंबर 1, इसे 2, इसे 3 बोलते हैं, इसको हम लोग बीटा पोजीशन भी बोलते हैं, इसे अल्फा पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक।
तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक कराओगे वो आपको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना पड़ेगा सुमित, बिल्कुल 100% यू आर राइट, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रोफाइल। तो ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन संभावित है, आ सकता है, उम्मीद पूरी है हमें। और इस बार पीजीटी में सुमित देखना ये क्वेश्चन भी तुम्हें देखने को मिलेगा। मिलेगा क्या मिलेगा, बोले सर बताइए क्या मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने ये पायराडीन ले लिया और इस पायराडीन की रिएक्शन आपने करा दी CH3 CH2 CH2 और आपका एक बार CH2 ब्यूटाइल लिथियम से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताओगे क्या बनेगा। एक ये आ सकती है और एक ये भी आ सकती है, ये दिशा ऐसे ले लो, ये दिशा ऐसे ले लो, C6H5Li से कराओगे तब ये क्वेश्चन भी मिलेगा देखने को 2025 के पीजीटी एग्जामिनेशन में, निश्चित तौर पर मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। ये भी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक में ही आ रही है, ये बताओ भाई, ये भी न्यूक्लियोफिलिक में आ रही है ना, ये भी न्यूक्लियोफिलिक में आ रही है, नोट करके रखना। सेकंड पोजीशन पर अटैक होगा, बिल्कुल सही है, मतलब अटैक जो होगा वो यहाँ पर ही होगा, अटैक यहीं पर होगा ना, यहीं पर होगा, ठीक। Li रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ मैं कर देता हूँ CH2 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 CH3 ये जुड़ जाएगा और यहाँ पर आपका फिनाइल जुड़ जाएगा, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए, यहाँ पर C6H5 जुड़ जाएगा, ये ऐसे करके। अच्छा एक क्वेश्चन और भी संभावित लग रहा है मुझे, जैसे अगर हम चाहें तो इस पर हम हैलो कंपाउंड जोड़ें पहले, मतलब जैसे अगर हम इसका रिएक्शन जो है वो किसी तरीके से इस पर Br2 का अटैक करा के ये कंपाउंड बना लें, मान लो पहले हम ये बना लेते हैं। अगर हमने ये Br वाला कंपाउंड बना लिया, इसको अमोनिया के साथ में हीट कर दें, तब भी हमारा वही कंडीशन आ जाएगी जो आपकी चीची बाबिन में थी, मतलब यहाँ पर NH2 आ सकता है, संभावित है। बताओ अच्छा पायराडीन कौन सी रिएक्शन नहीं शो करता है, पायराडीन कौन सी रिएक्शन शो नहीं करता है, पायराडीन कौन सी रिएक्शन शो नहीं कर, रिवीजन सही हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। पायराडीन कौन सी रिएक्शन शो नहीं करता है, बताइए जल्दी से। फ्रीडल क्राफ्ट नहीं शो करता, पायराडीन डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत जलवा है आपका, बहुत सुंदर, शाबाश। चलो अब ये बताओ कि अगर हम आपसे पूछें कि एक रिएक्शन है वो किसको बनाने में काम आती है, जिसका नाम है बिचलर नेप्रोस्की सिंथेसिस। बिचलर स्पेलिंग पे न जाना, बिचलर बिचलर नेप्रोस्की, नैप तो क्या होता है स्पेलिंग, नेप्रोस्की होता है, नैप NAP क्या होता है IER, चलो नेप्रल्स्की रिएक्शन जी, ये कौन शो करता है, बिचलर नेप्रल्स्की रिएक्शन कौन शो करता है, आइसोक्विनोलिन शो करता है, शाबाश, आइसोक्विनोलिन करता है, आइसोक्विनोलिन शो करता है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एग्जामिनेशन में आ सकती है, संभावित मानी जाती है, ठीक है, पढ़ लेना। उसके बाद 18 पर चले आइए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इस कंपाउंड का नाम बताइए क्या है, इस कंपाउंड का नाम बताइए जी, नेम क्या है इसका, नेम बताइए, लग रहा है कुछ लोग डर गुस्सा हो गए हैं, गायब हो गए हैं, लाइन पर रहिए, सब लोग बोलते रहिए। स्क्रैप सिंथेसिस जो होती है वो आपकी क्विनोलिन में आती है, इसका नाम बताइए। बिचलर नेप्रोल्स्की सिंथेसिस जो है वो बता दे रहा हूँ, ये बोली जाती है डायाजीन बोली जाती, 1,3 देखो 1 2 3 1,3 डाईएजीन। चलिए बिचलर नेप्रोल्स्की बता दे रहा हूँ आपको, कौन सी 17 वाली जगमोहन जी पूछ रहे हैं, इसमें कंपाउंड आपको लेना पड़ेगा बीटा फिनाइल एलानीन लेना पड़ेगा,
तो ये मैंने बीटा फिनाइल डेरिवेटिव लेना पड़ता है, एलानिन नहीं, एमीन ही लेना पड़ेगा। ये मैंने लिया आपका बेंजीन का कंपाउंड, और यहाँ पर मैं लेता हूँ CH2। देखना एक बार, यहाँ पर भी CH2 लूंगा और यहाँ पर लूंगा NH लेना पड़ेगा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और R लेना पड़ेगा। ये हमारा बीटा फिनाइल हो गया और बीटा फिनाइल इथाइल हो गया। बीटा फिनाइल इथाइल एमीन बोलते हैं, ठीक है, बीटा फिनाइल इथाइल एमीन बोलेंगे, ठीक। बीटा पोजीशन पर है फिनाइल ग्रुप, इथाइल एमीन। जब इसको हम लोग POCl3 के साथ में हीट करते हैं, POCl3 के साथ में हीट करेंगे तो यहाँ पर Cl अटैक करेगा, और जैसे ही Cl नेगेटिव की फॉर्म में अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में अटैक करेगा, तो बॉन्डिंग का रोटेशन कराना पड़ेगा, और बॉन्डिंग का रोटेशन करके हम लोग इस वाले ग्रुप को यहाँ कार्बन से जोड़ेंगे। तो कैसे बनेगा नेक्स्ट स्टेप में, केवल इतना ध्यान रखो, कभी इसकी मैकेनिज्म और रिएक्शन आई नहीं है, लेकिन नाम आने की संभावना बनी हुई है। CH2 है, यहाँ भी CH2 है, इस कंपाउंड में यहाँ NH ले लीजिए। अब यहाँ पर आप C ले लीजिए, ठीक है, इसमें R ऑलरेडी लगा है इस बॉन्ड को, तो एक बॉन्ड हमारा बचा, तो यहाँ पर O था, यहाँ POCl3 बन जाएगा, POCl3 सॉरी HCl निकल जाएगा, तो POCl2 बचेगा, बैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगी, नहीं तो यहाँ बचेगा हमारा POCl2 बचेगा। अब आप इसको फिर आप साइक्लाइजेशन करा दीजिए, जैसे ही साइक्लाइजेशन कराएंगे तो कंपाउंड आपका ये आ जाएगा। चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ, साइक्लाइजेशन नीचे करा देता हूँ, साइक्लाइजेशन, हाँ बिल्कुल सही, साइक्लाइजेशन करा दीजिए। जैसे साइक्लाइजेशन कराएंगे इसका तो आपको ये कंपाउंड, ये साइक्लाइजेशन मतलब ये मान के चलिए यहाँ से साइक्लाइजेशन हो गया, कंपाउंड आपको मिल गया ये, ठीक। इसके बाद वाली स्टेप है, इसको आप अंदर का बॉन्ड हटाइए और POCl2 को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप हीट कर दीजिए, इसे साइक्लाइजेशन करके हीट कर दीजिए दोनों एक साथ। तो ये वाला हिस्सा उड़ा दीजिए इसका, जब ये हिस्सा उड़ जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा, रोटेशन बॉन्ड का करा देना, रोटेशन ये हो जाएगा, ये कंडीशन बनी CH2, यहाँ CH2, यहाँ पर N आ गया, यहाँ पर आपका C आ गया, यहाँ पर R लटक गया, यहाँ ये आ गया। बॉन्डिंग की कंडीशन नाइट्रोजन की बैलेंसी सेटिस्फाइड करनी, यहाँ लगा दीजिएगा। अब इसके बाद आपको एरोमेटाइजेशन के लिए सबसे अच्छा पैलेडियम और कार्बन रहता है, अगर आपको याद हो, पैलेडियम और कार्बन रहता है, याद है? तो पैलेडियम कार्बन जब लगाएंगे तो यहाँ से ये वाले H भी गायब हो जाएंगे, तो ये वाली कंडीशन आपकी तैयार हो जाएगी। तो इसमें बहुत रिएक्शन पूछी नहीं जाती है, रिएक्शन के लिए आप ना परेशान रहिए, रिएक्शन नहीं पूछी जाएगी आपसे। यहाँ पर R आ गया और यहाँ कंपाउंड आप कंप्लीट कर लीजिए, तो ये कंपाउंड एल्काइल आइसोक्विनोलिन बन जाता है। R को रिप्लेस कर देना, R को रिप्लेस कर दीजिएगा बाद में, ठीक है, एडम कैटलिस्ट, ठीक है, करिएगा, इसको भी करिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस कंपाउंड का नाम आपने बता ही दिया, पूछा जा सकता था। चलिए इतना पढ़िएगा इसमें, और अब आ जाते हैं हम लोग पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन पर। तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन को भी हम लोग थोड़े क्वेश्चन आपसे डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा, 2 ही 3 करने हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, और ये 18 19वां, 4-5 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। इस कंपाउंड में कौन सा आइसोलेटेड है बताइए, और कौन सा डिफ्यूज्ड, कौन सा जो है कंडेंस्ड है। एक ये बनाया हमने, एक ये बनाया, कौन सा कंडेंस्ड है, कौन सा फ्यूज्ड है, कौन सा कंडेंस्ड है, कौन सा फ्यूज्ड है, बताइए। कौन सा कंडेंस्ड है, कौन सा फ्यूज्ड है, बोलिए। ये कंडेंस्ड हो गया, ये आपका फ्यूज्ड हो गया, ठीक। पूरा पेपर अपने ही क्वेश्चन पेपर से दूंगा, इसलिए बिल्कुल लगा करके रखिएगा कायदे से, 20 तारीख वाला भी लगाइएगा बढ़िया से, ठीक है। अगर नेफ्थलीन हमने लिया है, इस नेफ्थलीन को पूरा हमारे पेपर लगा लेना, 100% इन्हीं में से आएगा। इसको मैं निकल के साथ में हीट कर दे रहा हूँ 300 डिग्री सेल्सियस पर, क्या बन जाता है बताइए। फाइनल प्रोडक्ट बताइए, फाइनल। अरे सॉरी, यहाँ आइसोलेटेड होगा, हाँ ठीक है। प्रतिष्ठा तुम्हारी ईगो टकरा जाती, बोले सर आइसोलेटेड तब कौन होगा ये आइसोलेटेड होगा,
फ्यूज्ड और कंडेंस्ड एक ही बात होती है। बताइए इसका फाइनल प्रोडक्ट बताइए जल्दी से, इसका फाइनल प्रोडक्ट बताइए। नहीं बोल रहे हो, डेकालिन बनता है, इसका फाइनल प्रोडक्ट डेकालिन बनता है। अब डेकालिन में ये सब हट जाते हैं बॉन्ड, ऐसे करके ये गायब हो जाएंगे, बस ये डेकालिन बन गया बस। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। दूसरा, इसका कौन सा जो है सल्फोनिक एसिड, अगर मान लो हमने ये कंपाउंड लिया है, कौन सा सल्फोनिक एसिड ज़्यादा, जैसे एक सल्फोनिक एसिड हमने ये ले लिया, ठीक, तो इसमें से मैं डी सल्फोनेट आसानी से कौन सा होगा, डी सल्फोनेट आसानी से कौन होगा? डी सल्फोनेट आसानी से कौन होगा? तो ये होगा डी सल्फोनेटेड इजिली, नॉट इजिली। अब तो रट गए होंगे क्वेश्चन, मुझे लगता है इतना कराया गया है ये क्वेश्चन कि आपको रट गया होगा 100%। एक ये क्वेश्चन भी खूब आता है, ये क्वेश्चन भी खूब आता है। अगर मान लीजिए आपने ये कंपाउंड लिया है, इस पर अगर टेम्परेचर हमने, ये वाला क्वेश्चन भी आता है, टेम्परेचर पूछते हैं T1, यहाँ T2, यहाँ X बनाया, यहाँ Y बना दिया, फिर आपने इसका हाइड्रोलिसिस कराया, ये क्वेश्चन भी आया है ना। ये अब ये बताइए कि क्या इस कंडीशन में सब किए हैं, फिर भी एक बार हल्का फुल्का कर देते हैं, जैसे आपके मन में ना रहने पाए। तो ये कंपाउंड आपका पता होना चाहिए कि लो टेम्परेचर पर अल्फा नेफ्थॉल और हाई टेम्परेचर पर आपका बीटा नेफ्थॉल बनता है। ये सब किए तो हैं, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है, मैं पूरा कर रहा हूँ। ठीक, तो ये मैंने सब क्वेश्चन किए हैं, आप इनको एक बार रिवाइज बढ़िया ढंग से कर लीजिएगा, अच्छे ढंग से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो आपको मतलब बढ़िया तरीका हो जाएगा, आपका तैयारी बढ़िया हो जाएगी। एक बताओ कि अगर हम लोग एंथ्रासीन से जो है, ये सब रट गए होंगे क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है रट गए होंगे, 30 रट गए होंगे। जी, अगर मान लीजिए हमने ये एंथ्रासीन लिया, यहाँ पर ये कंपाउंड आप जानते हो, ये एंथ्रासीन है, ये हमारे पास में एंथ्रासीन है। इस एंथ्रासीन से हमने ट्रिप्टिसिन बना दिया, क्या बना दिया? ट्रिप्टाइसिन बना दिया। अगर हमने ट्रिप्टाइसिन बना दिया तो बीच में मैकेनिज्म कौन सी, मतलब इंटरमीडिएट इसके बीच में क्या बनता है? इंटरमीडिएट कौन सा बनता है बताइएगा, इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा इसमें? बेंजाइन बनता है, वेरी गुड, शाबाश। बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो होती है, बेंजाइन के थ्रू फॉलो होती है। जी शाबाश, वेरी गुड। चलो, इसी के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव वाली बताइएगा कंडीशन में, 31 वाला बताना। जैसे ये कंपाउंड जब आपको दे दिए जाएं, ऐसे कंपाउंड जब पेपर में आ जाते हैं तो इंसान थोड़ा डाउट में आ जाता है। ये कंपाउंड आपके सामने आया है, अगर यहाँ पर F लिख देता हूँ, यहाँ पर F लिख देता हूँ, यहाँ पर NO2 लिख देता हूँ, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? नहीं है ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। ठीक जी, इसी तरीके से अगर मान लो पेपर में आ जाए कि क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, बताइए। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक।
ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। उसके बाद बताइएगा 33 वाला, क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? एग्जाम्पल हमसे ज़्यादा नहीं दे पाओगे आप। एग्जाम्पल तो मैंने कुंटलों से, 1 कुंटल 500 ग्राम लिख करके रखे हैं यहाँ पर, COOH। एक कॉपी मेरी एग्जाम्पल से ही भरी हुई है, नोटिस किया होगा, हर बार बदल देता हूँ। यहाँ C हो गया। बताइए NHCOCH3, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? ऑप्टिकली एक्टिव है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए ठीक है, धन्यवादम। ये आपने जरूर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद हम थोड़े क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपसे पूछेंगे। ये बताइए आपको सही लग रहा है? मतलब अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब इसी तरीके से रिवीजन की जरूरत है। और जो इन मेरी बातों को मान लेगा उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बाकी अगर आपको नहीं मानना है तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि भाई मुझे तो बताना है कि आपको ये करना है, आपको करना ना करना आपके ऊपर निर्भर करता है जी। चलिए, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से जुड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 33 था, ये 33 था। अब 34th क्वेश्चन में हमें वैल्यू बताइए। मतलब 3 रीजन होते हैं आईआर स्पेक्ट्रम के। आईआर स्पेक्ट्रम के 3 रीजन होते हैं। मनु बात मानेंगे हमारी? सिलेक्शन इस बार होना है, फाइनल है, बिल्कुल बता रहा हूँ, लेना है सभी को सिलेक्शन। सब लोग झुंड में लग जाइए, 40 की 40 सीटें हमारी, 40 सीट्स, 40 मान रहा हूँ भाई, 35 से 39 के बीच में है, ठीक है। ये सब हमारी है। मतलब हमें इन पर स्टूडेंट आपका नाम होना चाहिए, इन पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। इन पर अपना नाम लिख लो, अपना नाम लिख लो, ठीक है। लिख लो इन पर अपना नाम। अब इसमें एक रीजन कहलाता है फिंगरप्रिंट रीजन, एक तो फंक्शनल ग्रुप रीजन है, फंक्शनल ग्रुप रीजन, एक फिंगरप्रिंट रीजन है, और एक आपका एरोमेटिक रीजन कहलाता है। तो एरोमेटिक रीजन है जी। फंक्शनल ग्रुप 1300 से, बताओ शिवानी जी। फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है वो 1300 से 4000 मान लो, उल्टा चलो तो ज़्यादा सही रहेगा। 4000 से चलो 1300 तक सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ 1300 से चलिए 900 तक, और यहाँ और उल्टा चले आओ, 900 से चले आओ 650 तक। उल्टा चलोगे तो आसान रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बताओ, आईआर में एक कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं, 2 कंडीशन। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे R लिखा मैंने, यहाँ CH2 लिखा, यहाँ O लिखा, यहाँ पर H लिखा, यहाँ से यहाँ पर किस टाइप की, ये जो A होगा ये कौन सी स्ट्रेचिंग होगी, और ये वाली कौन सी स्ट्रेचिंग होगी? इन दोनों में A क्या होगा? A स्ट्रेचिंग कौन सी कहलाएगी? ये स्ट्रेचिंग कौन सी कहलाएगी? ये स्ट्रेचिंग कौन सी कहलाएगी? और बी स्ट्रेचिंग कौन सी कहलाएगी? नाम बताइए। कहाँ बेंडिंग है, कहाँ आपकी स्ट्रेचिंग है? एक बेंडिंग है, एक स्ट्रेचिंग है। एक बेंडिंग है कि स्ट्रेचिंग है? बी क्या है? यहाँ पर स्ट्रेचिंग ना लिखो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बी क्या कहलाएगी? ए स्ट्रेचिंग बी है, और ये वाली देखो, अब समझो, सी और ओ के बीच में ये दोनों, ये ओ एच स्ट्रेचिंग है, ओ एच स्ट्रेचिंग कहलाएगी, ठीक है। ये सी ओ स्ट्रेचिंग कहलाएगी, ये सी ओ स्ट्रेचिंग कहलाएगी। मतलब दोनों स्ट्रेचिंग पता लग गई, ये हमारी ओ एच स्ट्रेचिंग है, ये हमारी सी ओ स्ट्रेचिंग है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर यहाँ दिया होता, सपोज कर लेते हैं ये दिया होता
COH, तब ये बेंडिंग बोली जाती है। दोनों ही स्ट्रेचिंग हैं, दोनों स्ट्रेचिंग है, लेकिन अगर ये दिया होता C, ये हिस्सा C दिया होता तब ये बेंडिंग हो जाती। समझ गए रविंदर, समझ गए? तो यहां पर आपका COH होता तब ये बेंडिंग कहलाती। यहां पर C पार्ट जो है वो कहलाती बेंडिंग। ठीक समझ रहे हैं बात को? तो इसको भी आप स्ट्रेचिंग ही लिख लीजिए। मुंडन का दो मुड़ना, ठीक शाबाश। ये बताओ आपको हुक्स रूल याद है? हुक्स रूल याद है आपको? 36 में हुक्स रूल याद है? हुक्स रूल याद कर लीजिएगा। हुक्स रूल याद कर लेंगे? बताइए। न्यू बार इज इक्वल टू 1/2πc, ठीक है, 2πc। ब्रैकेट में क्या आता है याद है आपको? k अपॉन नीचे m1 m2 और फिर नीचे आता है m1 प्लस m2 की अंडर रूट में ले लो या पावर डाल दो, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1/ku भी लिख सकते हैं, म्यू भी लिख दो। तो म्यू इज इक्वल टू ऐसे भी आ सकता है 1/2πc इंटू के कांस्टेंट ले लिया जाएगा अपॉन म्यू की पावर हाफ लिख लो या रूट में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको याद कर लेना और अल्कोहल की स्ट्रेचिंग जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन संभावित है। OH स्ट्रेचिंग, OH जो स्ट्रेचिंग बैंड है वो कितनी होती है अल्कोहल में? ओ अल्क, हाँ ठीक है, रिड्यूस्ड मास है, बिल्कुल सही है। 37वां पॉइंट जरूर पढ़ लेना। OH स्ट्रेचिंग, OH स्ट्रेचिंग, OH स्ट्रेचिंग जो होती है, स्ट्रेचिंग 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल में पढ़ के चले जाना। ऊपर से नीचे की तरफ घटती हुई चली आएगी, ऊपर से नीचे की तरफ घटती चली आएगी। 36, 40, 20 घटाना, लगभग मतलब 10 मान लो, 10 घटाना, 36, 30 और 36 आपकी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, लगभग यही। अब CO स्ट्रेचिंग अगर हम देखें, ये तो OH स्ट्रेचिंग हो गई, नोट कर लेना इसे, आएगा क्वेश्चन ये। हाँ 20, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 38वां CO स्ट्रेचिंग याद कर लो, CO स्ट्रेचिंग, CO स्ट्रेचिंग याद कर लो। मनु ये बताओ, अनुसर का अब लग रहा है रिवीजन का तरीका बढ़िया लग रहा है नहीं, या खाली मतलब मुझे लग रहा है कि MCQs नहीं, उससे अच्छा है कि ऐसे रिवाइज करो, MCQ आपको दे दो, MCQ आप करिए, तभी तो पता लगेगा अप्लाई कैसे हुआ। एप्लीकेशन यही कहलाता है। अब इसमें भी, इसमें बढ़ाते चलिएगा, 10 50 हो जाएगा, 11 25 हो जाएगा और यहाँ 1200 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये जरूर याद कर लेना, एग्जामिनेशन में संभावित हो सकती है 100%। लैम्बर्ट बियर लॉ पढ़ लेना, ये आया था ना 39, लैम्बर्ट बियर लॉ, लैम्बर्ट बियर लॉ आ सकता है। अब एक पूरा पेपर ऐसा छपा मिलेगा, कसम भगवान की, रोक नहीं पाएगा कोई, छपा मिलेगा पेपर। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस की जय होगी इस बार, मुझे उम्मीद है, भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है और आपकी मेहनत पर भरोसा है। ईश्वर पे तो है लेकिन आपकी मेहनत पर भी भरोसा है मुझे। आपकी मेहनत इस बार रंग लाएगी, देखना 100%। लैम्बर्ट बियर लॉ को जरूर पढ़ के जाना मेरे भाइयों, नोट कर लो। A इज इक्वल टू याद है? A इज इक्वल टू क्या होता है? A इज इक्वल टू होता है आपका एप्सिलॉन नॉट C इंटू एल। एक तो ऐसे भी लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं, और फिर ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब अगर लॉग के टर्म में लिखें तो लॉग आई नॉट अप आई इज इक्वल टू ECL लिखते हैं, इज इक्वल टू A लिखते हैं, ये भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे भी संभावित हो सकता है, तो कैसे भी आए। इसके बाद आप क्रोमोफोर, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ये सब पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और एक जो है ट्रांजिशन पढ़ लेना, अल्ट्रावायलेट में ट्रांजिशन जरूर पढ़ लीजिएगा। ट्रांजिशन मैंने बताई भी थी आज, अगर आपको यूट्यूब चैनल पर याद हो, जिसने हमारी यूट्यूब चैनल की वीडियो देखी होगी वो बताएगा। अगर मान लो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और ये जो है इस तरीके से हो जाए, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दें हम,
और यहाँ पर हम ऐसे दिखाएं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और 3 यहाँ बना दें, तो इसमें नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है। और अगर हम लोग केवल ऐसे ही दिखा दें और यहाँ पर हम लोग ऐसे दिखाएं, सिंगल बॉन्ड ले लें, यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दें, यहाँ पर ऐसे करके दिखा दें, तो ये आपका पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन माना जाता है। तो ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन जरूर आ सकता है, संभावित ये भी है 41 वाले में, ये पूछे कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो होती है, लैम्डा मैक्स कॉन्जुगेटेड डाइईन के लिए कितनी होती है, कॉन्जुगेटेड डाइईन के लिए वैल्यू कितनी होती है, कॉन्जुगेटेड डाइईन के लिए वैल्यू बताइए जल्दी से फटाफट। जी 217, वेरी गुड, शाबाश, 217 होती, ठीक है, नैनोमीटर में होगी। कॉन्जुगेटेड डाइईन की वैल्यू याद कर लीजिएगा, संभावित है कि आपसे पूछी जा सकती है, नोट डाउन कर लेना जी। अब बताओ, एक होता है होमो, एक होता है हेट्रो। देखो मैं सही चल रहा हूँ बिल्कुल, बताओ शिशुपेंद्र जी बताइए, आपने शिशुपेंद्र हमारी क्लास ज्वाइन की है, हो सकता है अनुसर की बातें कभी कभी आपको चुभ जाती हूँ, आपको ओपन चैलेंज, ऐसा टीचर आपको नहीं मिलेगा जो आपको बीच बीच में नुक्स करता रहे। हाँ बेटा अभी पढ़ा ही रहे, बताओ, ठीक, पढ़ा लें, ठीक। एक ये है, इसको बोलते हैं होमो एनुलर, इसको बोलते हैं होमो एनुलर। और इसे बोलते हैं हेट्रो एनुलर। इसका जो सेम रिंग में होगा, मतलब इसमें जो डबल बॉन्ड है वो सेम रिंग में होगा, ये भी नोट कर लो, डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ होगा, सेम रिंग में होगा, सेम रिंग में, तब होमो है। और डबल बॉन्ड यहाँ डिफरेंट रिंग में होगा, डबल बॉन्ड जो है वो डिफरेंट रिंग में होगा, तो ये आपका हेट्रो हो जाएगा, ठीक है। इसका लैम्डा मैक्स बताइए, हेट्रो की लैम्डा मैक्स कितनी होगी, इसकी लैम्डा मैक्स बोलिए पहले, और इसकी लैम्डा मैक्स बोलिए, लैम्डा मैक्स दोनों की बताओ, हेट्रो की कितनी होगी, 214 होगी, और होमो की 253 होगी ना, 253 होगी। इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इसमें अब ये बताओ, एक तो सिग्नल निकालना, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, सिग्नल पर तो मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, मैं केवल लिखूंगा एनएमआर सिग्नल, एनएमआर सिग्नल जरूर पढ़ लेना, इस पर मैंने बहुत हजार बार कोर्स प्रैक्टिस करवाई है, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना। क्वेश्चन इस पे अभी नहीं दूंगा, लेकिन आता है क्वेश्चन, इसकी क्वेश्चन जरूर करिएगा, इस पर कोई मतलब बहुत बार मैंने करवाया है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपसे वो नहीं करूँगा मैं, ठीक है। एनएमआर सिग्नल निकालना आप सीख लीजिएगा, इतना काम करिएगा। बाकी आप एक डाइयल सेल्डर रिएक्शन पढ़ लेना, होमो ल्यूमो की फुल फॉर्म पढ़ लेना, 42 43, होमो की फुल फॉर्म जरूर पढ़ लेना, ल्यूमो की फुल फॉर्म जरूर पढ़ लेना, होमो की और ल्यूमो की फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। डाइएल्स एल्डर रिएक्शन, हाँ सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट पढ़ लेना जी, करवाया है मैंने यार, इस पर बहुत करवाए हैं। और एक डाइएल्स एल्डर कर लेना, डाइएल्स एल्डर रिएक्शन, इसको करिएगा आप, इतना करिए मेरे हिसाब से। और कल आप पूरी बढ़िया से प्रैक्टिस, जितने भी स्पेक्ट्रो के क्वेश्चन है सब लगा डालिए मेरे कराए हुए, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रो के सब क्वेश्चन, पॉली न्यूक्लियर के सब क्वेश्चन कर डालिए, पॉली न्यूक्लियर के मेरे कराए हुए सब कर डालिए, हेट्रो के मेरे कराए हुए सब कर डालिए, ठीक है। पेरीसाइक्लिक में मैंने आपको बता ही दिया है, पेरीसाइक्लिक की केवल वीडियो देख लेना, इंपॉर्टेंट वीडियोस में उसको डाल दिया गया है। इतना करके रखिएगा, परसों आपका टेस्ट होगा 20 तारीख को, 20 तारीख को यानी कि 20 मई को टेस्ट होगा, जबरदस्त टेस्ट होगा 20 मई को, 8 से 10 बजे के बीच आपको टॉप करना है, ठीक है। बेस्ट रिजल्ट दीजिएगा अपना, सुपर 60 फोल्डर में होगा,
सुपर 60 फोल्डर में ढूंढ लीजिएगा, आपको न्यू लिख करके आता रहेगा उसके ऊपर न्यू। जगमोहन जी, फ्री में मैं आपको पार्टी दूंगा अगर आपने सिलेक्शन लिया, ये निश्चित है। चलिए, अगर आपने सिलेक्शन लिया तो पार्टी दूंगा आपको, 100% पार्टी होगी, पार्टी आफ्टर सिलेक्शन। चलिए, ओके, गुड नाइट।